दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख टुवर्ड्स क्लीनर एयर इन दिल्ली और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख पैनल फॉर न्यू दिल्लीज एयर रोल पावर्स व्हाट्स न्यू के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण, नया कानून, उम्मीदें पुरानी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते कुछ सालों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण का अपने चरम पर पहुंचना बेहद आम हो गया है। हालांकि वायु प्रदूषण की स्थिति दिल्ली एनसीआर में साल भर ही काफी खराब रहती है, लेकिन सर्दी के मौसम में हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं और गैस चैम्बर जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो जाता है। इसके लिए हर साल कभी किसानों के पराली जलाने को दोष दिया जाता है, तो कभी कल कारखानों और मोटर गाड़ियों के धुएं को, तो कभी सरकार के ढुलमुल रवैये को। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता दिखता। इस साल भी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अत्यंत गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालात बेकाबू होते देख केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए आनन फानन में अध्यादेश जारी कर एक नया कमीशन बनाया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी इस अध्यादेश को द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस नई व्यवस्था से कई ठोस नतीजे सामने आएंगे। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की जरूरत बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधी बीमारियां कोविड-19 से प्रभावित लोगों की स्थिति को और खराब कर सकती हैं। लेकिन सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पहले से कई कठोर कानून मौजूद हैं, तो ऐसे में नया कानून लाने की बजाय मौजूदा कानूनों के अनुपालन पर काम किया जाना चाहिए। इसी बीच हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट जारी हुई है, जो वायु प्रदूषण से बिगड़ते हालातों पर चिंता पैदा करती है। ऐसे में इन चिंताओं के बीच आइए बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की, इसके लिए लाए गए नए कानून की और वायु प्रदूषण से बढ़ती चिंताओं की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ने के कारणों पर। दिल्ली एनसीआर और सिंधु गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण काफी जटिल घटना है, जो कि कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें पहला और सबसे अहम कारक प्रदूषकों की उपस्थिति है। इसके बाद मौसम और स्थानीय परिस्थितियां आती हैं। पहले प्रदूषकों की बात करें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीसा, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और PM 2.5 व PM 10 आदि शामिल हैं, जो कि औद्योगिक इकाइयों, घरेलू उपयोग के उपकरणों और वाहनों से उत्सर्जित होकर वायु में मिल जाते हैं। इस रूप में देखें तो दिल्ली में हवा की निम्न गुणवत्ता के लिए धूल और वाहनों का प्रदूषण दो सबसे बड़े कारण हैं। अक्टूबर और जून के बीच वर्षा की अनुपस्थिति के चलते शुष्क मौसम होता है, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल का प्रकोप बढ़ जाता है। IIT कानपुर के एक अध्ययन में कहा गया है कि धूल PM 10 में 56% और PM 2.5 में 38% की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है, जबकि सर्दियों में PM 2.5 का 20% हिस्सा वाहन प्रदूषण से आता है। गौरतलब है कि भारत में PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर का बढ़ता स्तर वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM 2.5 की सुरक्षित सीमा 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब निर्धारित की गई है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में यह स्तर अक्सर ही 200 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब के आसपास बना रहता है। आपको बता दें कि पार्टिकुलेट मैटर को अभिकर्णीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित बहुत छोटे कण होते हैं, जिनकी मौजूदगी ठोस या तरल अवस्था में हो सकती है। ये वायुमंडल में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जो कि अति सूक्ष्म होने के कारण सांसों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं।
वायु प्रदूषण के अन्य कारणों में पराली जलाना, कूड़ा जलाना, शहरी विनिर्माण, वनोन्मूलन, कारखाने, परिवहन, ताप विद्युत ग्रह, खनन, आतिशबाजी आदि शामिल हैं। अब मौसमी या भौगोलिक कारकों की बात करें तो आमतौर पर अक्टूबर महीने को उत्तर पश्चिम भारत में मानसून के निवर्तन यानी मानसून के लौटने या पीछे हटने के माह के रूप में जाना जाता है। इस दौरान हवाओं के बहने की दिशा पूर्व से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाती है। उत्तर पश्चिम से आने वाली इन हवाओं के साथ राजस्थान और यहाँ तक कि कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धूल मिट्टी भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पहुंच जाती है। हवाओं की दिशा बदलने के साथ साथ तापमान में गिरावट भी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है, तापीय व्युत्क्रमण के चलते एक परत बन जाती है जिससे प्रदूषक वायुमंडल की ऊपरी परत में नहीं फैल पाते हैं और ऐसा होने पर वायु में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। इन मौसम संबंधी कारकों के संयोजन से इस क्षेत्र में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। उस पर जब पराली के धुएं और धूल भरी आंधी जैसे कारक शहर में पहले से व्याप्त प्रदूषण के स्तर में जुड़ जाते हैं तो वायु की गुणवत्ता में और ज्यादा गिरावट आ जाती है। ऐसे में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न कारकों की निगरानी, उनसे निपटने और समाप्त करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाना और उसे लागू करना काफी अहम है। इसी को देखते हुए एक नया समेकित ढांचा बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं सरकार द्वारा बनाए गए इस नए कमीशन के बारे में। हाल ही में दिल्ली एनसीआर और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज नाम से एक अध्यादेश जारी किया गया है। इसे आम भाषा में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कहा जा रहा है। यह कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जरिए गठित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण प्राधिकरण यानी EPCA और इस विषय पर बनाई गई अन्य समितियों की जगह पर काम करेगा। आपको बता दें, अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की निगरानी और प्रबंधन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण यानी EPCA जैसे अलग अलग निकायों द्वारा किया जा रहा था। इसके कारण प्रदूषण से निपटने का काम और भी चुनौतीपूर्ण एवं अव्यवस्थित हो गया था। ऐसे में लंबे समय से एक ऐसे निकाय के गठन पर विचार किया जा रहा था जो इस पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सके। इस नए कमीशन में एक स्थायी चेयरमैन नियुक्त होगा जो कि केंद्रीय स्तर का सचिव या फिर राज्य स्तर का मुख्य सचिव हो सकता है, जो कि कार्यरत या सेवानिवृत्त हो सकता है और इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। कार्यकाल खत्म होने के बाद इसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा। कमीशन का एक प्रतिनिधि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का सचिव होगा, जिसकी पदवी संयुक्त सचिव से नीचे की नहीं होगी। एक्स ऑफिशियो यानी सेवा मुक्त व्यक्ति भी यह पद ले सकता है। कमीशन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। संयुक्त सचिव स्तर के 2 पूर्णकालिक सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा वायु प्रदूषण की गहरी समझ रखने वाले 3 स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों को भी कमीशन का सदस्य बनाया जाएगा। एक तकनीकी विशेषज्ञ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB से भी होगा। यह एक्स ऑफिशियो भी हो सकता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुभव रखने वाले 3 सदस्य गैर सरकारी संस्थानों से होंगे। इनमें एक सदस्य इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का भी होगा। एक प्रतिनिधि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग का भी होगा, जिसकी पदवी संयुक्त सचिव या एडवाइजर की होगी। इसके अलावा कमीशन में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से एक प्रतिनिधि भी कमीशन का हिस्सा होंगे। इसके अलावा वाणिज्य या उद्योग से जुड़ा कोई व्यक्ति भी इस कमीशन का हिस्सा होगा। कोई सहायक सदस्य भी होगा जिसकी अनुशंसा की जाए। इसके अलावा एक चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर भी होगा जो स्थायी तौर पर सचिव होगा। इस आयोग का कार्यालय दिल्ली में ही होगा। इस आयोग में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए 3 उपसमितियां भी होंगी, मसलन निगरानी और पहचान उपसमिति, सुरक्षा और प्रवर्तन उपसमिति,
तथा अनुसंधान और विकास उपसमिति। इस तरह से आयोग आसानी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर सकेगा और इन राज्यों में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी कर सकेगा। आयोग की इस तरह की संरचना इस दृष्टिकोण से भी काफी अहम है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन में स्टबल बर्निंग के लिए कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारें और औद्योगिक उत्सर्जन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जैसे अलग अलग हितधारक शामिल किए गए हैं। आइए अब बात करते हैं कमीशन की शक्तियों और अधिकारों की। आयोग के पास दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सभी जरूरी उपाय करने, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करने की शक्ति होगी। यह आयोग राज्य सरकार और किसी सरकारी विभाग को भी आदेश जारी कर सकता है। इस कमीशन के निर्णय और न्यायाधिकार क्षेत्र काफी व्यापक होंगे। अध्यादेश के मुताबिक वायु गुणवत्ता और प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले में किसी निकाय या राज्य सरकार के साथ हितों के टकराव की स्थिति में इस आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश को सर्वोपरि माना जाएगा। यह आयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। आयोग के पास वायु गुणवत्ता, प्रदूषणकारी तत्वों के बहाव के लिए मानक तय करने, कानून का उल्लंघन करने वाले परिसरों का निरीक्षण करने और नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों के साथ साथ संयंत्रों को बंद करने का आदेश देने का भी अधिकार होगा। आयोग को किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान लेने या शिकायत के आधार पर मामले की जांच करने का अधिकार है। आयोग के किसी भी प्रावधान या नियमों अथवा आदेश या निर्देश का पालन नहीं करना दंडनीय अपराध होगा, जिसके लिए 5 साल जेल की सजा या 1 करोड़ रुपए जुर्माना अथवा एक साथ दोनों सजा हो सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस निकाय के बनने से वायु प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा। हालांकि वायु प्रदूषण का मुद्दा अब केवल दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई इलाकों में यह समस्या देखी जा रही है और व्यापक तौर पर इसके प्रभाव नजर आ रहे हैं। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि देश भर में वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव देखे जा रहे हैं। दरअसल वायु प्रदूषण से मनुष्यों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होना, दम घुटना, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमजोर होना तथा त्वचा रोग आदि जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। आंकड़ों की ओर नजर डालें तो वायु प्रदूषण की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में हर साल तकरीबन 90 लाख लोग वायु प्रदूषण के चलते असमय मारे जाते हैं, जबकि बचने वालों के जीवन को भी यह औसतन प्रति व्यक्ति 3 साल कम कर रहा है। हाल ही में प्रकाशित स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के चलते भारत में 2019 में 1 लाख से भी ज्यादा नवजातों की मौत हुई। वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो वायु प्रदूषण के चलते 2019 में तकरीबन 5 लाख नवजातों की मौत उनके जन्म के पहले महीने के अंदर ही हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण न केवल शिशुओं की मौत का कारण बन रहा है, बल्कि इसके साथ ही अजन्मों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। गौरतलब है कि गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी वायु प्रदूषण काफी नुकसान पहुंचा सकता है। यह बच्चों में कम वजन और समय से पहले जन्म का होना जैसी समस्याओं को पैदा कर सकता है, जिसके चलते उनकी मौत तक हो सकती है। इसके साथ ही यह बच्चों के दिमागी विकास पर भी असर डाल सकता है। इस मामले में वैश्विक स्तर पर देखें तो रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण के चलते करीब 67 लाख लोगों की जान गई थी। वायु प्रदूषण के कारण स्ट्रोक, दिल के दौरे, मधुमेह, फेफड़ों के कैंसर और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट की माने तो देश में PM 2.5 का स्तर 2010 के बाद से लगातार बढ़ रहा है। शोध के अनुसार वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों पर असर डाल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में इसके सबसे ज्यादा शिकार गरीब देशों के लोग बन रहे हैं। आज इसके कारण दुनिया भर में कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। नतीजतन हिंसा, अवसाद और आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
वायु प्रदूषण से पर्यावरणीय समस्याएं भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इसके कारण अम्लीय वर्षा का खतरा भी बढ़ा है, क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है, जिससे पेड़ पौधे, भवनों व ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो सकती है। CO2 में हुई इस बढ़ोतरी से पृथ्वी का तापमान भी लगातार बढ़ेगा, जिससे ध्रुवीय बर्फ, ग्लेशियर आदि पिघलेंगे। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाएंगी और कई तटीय देशों और राज्यों के डूबने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। वायु प्रदूषण के चलते वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव की संभावना है। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। यह साफ तौर पर जाहिर है कि वायु प्रदूषण अब केवल दिल्ली NCR और देश के महानगरों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश के छोटे और मझोले शहर भी वायु प्रदूषण की जद में आ चुके हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण की इस अलार्मिंग कंडीशन के लिए सभी को साथ आकर गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए सरकारों को वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी कानूनों और नियमों के अनुपालन पर ध्यान देने की जरूरत है। मसलन कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करने के साथ साथ कल कारखानों की चिमनियों की अधिक ऊंचाई व इनमें फिल्टरों के इस्तेमाल की अनिवार्यता सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसी तरह परिवहन की व्यवस्था में भी कई सुधार किए जाने की दरकार है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा बायोफ्यूल, ग्रीन फ्यूल, CNG जैसे स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह निर्धूम चूल्हा व सौर ऊर्जा की तकनीक को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण को बढ़ाने में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने की भी जरूरत है, जिससे खाद्य व आवास के लिए पेड़ों और वनों को न काटना पड़े। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और वनारोपण करने पर भी ध्यान देना होगा। इन सब के अलावा आम जनता को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है, जिससे वे स्वयं प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अपनाकर इसे नियंत्रित करने में योगदान दे सकें। इसके लिए सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण जैसी विकराल समस्या पर काबू पाया जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। दिल्ली NCR में सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारणों की चर्चा करते हुए बताएं कि इससे निपटने के लिए किन किन उपायों पर बेहद गंभीरता से काम करने की जरूरत है।